अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉलिटिकल। और आज हम एक पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज ऑन नियर पीयर, और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर को डिस्कस करेंगे जो जनरली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से भी। इज़ जस्ट मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट, नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज अदर फिलोसोफर्स। इसीलिए मैंने इसको अपडेट करने में भी लास्ट में रखा था इस फिलोसोफर को एट लेटर स्टेज, फॉर द प्रिसाइज रीज़न कि ये उतना अहम नहीं है जितना बाकी फिलोसफर्स हैं। तो अब अगर हम हेगल की बात करें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरी भी थी, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था, बिलखसूस ये कि भी रिसेंटली इस पे सवाल भी आया था 2019 में, तो वी वर क्वाइट कंफ्यूज्ड। सो आई एम गोना गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट हेगल इज़ कॉम्प्लेक्स, हेगल इज़ लॉन्ग, एंड दैट इज़ वाई मैंने आपको कुछ प्रीरेक्विजिट रीडिंग्स भी दी थी जो यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। सो यू सी आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेगल एंड हिज फिलोसफी and linking that to his political philosophy, but that's a lot of things, so मैंने इसको काफ़ी compartmentalize किया है for your ease. Hegel was a German philosopher. His focus is on three things which are interconnected: dialectic, concept of freedom, and the concept of spirit. ये प्रीरेक्विजिट रीडिंग्स थी जो कि मैंने एडमोडो के ग्रुप में भी आपके साथ शेयर की थी, और मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एंड दे माइट नॉट सी दैट पोस्ट। सो ये लेक्चर देखने से पहले आपने ये तीनों वीडियोस लाजमी देखनी है, तसल्ली से देखनी है और आराम से देखनी है। बिलखसूस ये तो आपको एक बैकग्राउंड देगा, लेकिन ये दोनों वीडियोस आपने बड़ी तसल्ली से इनको देखना है और फिर आपने मेरे लेक्चर के साथ कंटिन्यू करना है। इसका पास पेपर में जो 2019 में लेटेस्ट सवाल आया है वो ये है कि एग्जामिन द हिगेलियन व्यू दैट हिगेलियन स्पिरिट इज नथिंग बट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी फॉर ग्लोबल कोएग्जिस्टेंस। तो हम पहले ओवरऑल फिलोसफी को डिस्कस करेंगे हेगल की डिटेल में, बहुत डेप्थ में, और आखिर में हम इसको लिंक करेंगे इस सवाल के जवाब में भी। सो द वे वी स्टार्ट द डिस्कशन इज़ जनरली जिस तरह हम करते हैं कि शुरू में हम एक इन कॉन्टेक्स्ट का टेबल बनाते हैं। हेगल्स फिलोसफी वाज आइडियलिज्म, इसमें बल्कि अगर आप जर्मन आइडियलिज्म कर लें तो वो भी एक बड़ी बेहतर एडिशन होगी बिकॉज इट्स अ वेरी पर्टिकुलर पेक्यूलियर ब्रांच ऑफ फिलोसफी known as German idealism. His focus was on human consciousness. उससे पहले ये significant events और philosophers गुजरे, उसके बाद ये significant events और philosophers हैं. This is the chart that shows that who Hegel was influenced by. These include Plato, Aristotle, Immanuel Kant, and Kant के context में जो broader philosophy of the German idealism थी that inspired Hegel. Hegel had a significant and huge influence on the subsequent philosophical landscape that followed, पर्टिकुलरली कार्ल मार्क्स, क्योंकि हमने जो अगला लेक्चर कार्ल मार्क्स का है उसके अंदर आपने देखा कि वो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा हेगल के से बोरो किया है। मार्क्स ने हेगल के डायलेक्टिक से बोरो किया और उसको अपसाइड डाउन टर्न किया। Then Frederick Engels, Nietzsche, Soren Kierkegaard, even Allama Iqbal and his concept of spiritual democracy was inspired by the concept of spirit and its evolution that is found in Hegel. And the contemporary philosopher Zizek also identifies as Hegelian. These are the three key works of Hegel: Phenomenology of Spirit, जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा, Science of Logic, and the Encyclopedia of Philosophical Science. Yeah. Introduction. Hegel was the culmination of the movement in German idealism that started from Immanuel Kant. Although he often criticized Kant, his system could never have arisen if Kant had not existed. His influence, though now is diminishing in the contemporary world, it had been great, not only or chiefly in Germany, but across the world. At the end of the 19th century, the leading academic philosophers both in America and in Great Britain were largely Hegelians. Outside of pure philosophy, many Protestant theologians adopted his doctrines, and his philosophy of history profoundly affected political theory. Marx, as everyone knows, was a disciple of Hegel in his youth and retained in his own finished system some important Hegelian features. वही जो dialectic का feature है वो मार्क्स के अंदर भी हमें नजर आएगा. Background. His life contained few events of importance. In youth, he was much attracted to mysticism. तसव्वुफ के साथ काफ़ी लगाव था जो कि हमें उसकी philosophy में भी नजर आता है. And his later views may be regarded to some extent as an intellectualizing of what had first appeared to him as a mystic insight. He taught philosophy. इसने पहले philosophy पढ़ाई at Jena. He mentions that at Jena, sorry, this is a city in Germany back then, which was a Prussian state.
He finished the phenomenology of mind there the day before the Battle of Jena, then at Nuremberg, then as professor at Heidelberg में बाद में उसने पढ़ाया, and finally at University of Berlin from 1818 to his death. The Battle of Jena was basically Napoleon ने जब मार्च किया था जर्मनी पे, प्रशिया पे, तब हुई थी. He was in later life a patriotic Prussian, a loyal servant of the state who comfortably enjoyed his recognized philosophical preeminence, but in his youth he despised Prussia and admired Napoleon to the extent of rejoicing in the French victory at Jena. According to Bertrand Russell, Hegel's philosophy is the hardest to understand of all the great philosophers. Hegel was inspired by German idealism. German idealism also saw its fullest expression in Hegel's work. Hegel was inspired by Kantian philosophy as well as by the ontologies of Plato's sophist and Aristotle's categories. अब हम चलते हैं उसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर. मैंने काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट किए हेगल की फ़िलासफ़ी को आपके सामने रखने के लिए. आई हैड स्टडीड सम वर्क्स अर्लियर बैक इन 2015 एंड 2014. मगर इस लेक्चर को तैयार करने के लिए आई टू रीविजिट दैम ऑल ओवर अगेन बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें थी दैट आई कुड अंडरस्टैंड, बट टू इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट दैट इफेक्टिवली मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा. तो अभी आपको मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि ये लेक्चर ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया होता है कि आपके पेपर में भी आप उस तरीके से लिख सकेंगे, बट नॉट नेसेसरीली कि आपको हमेशा उसी सीक्वेंस में समझ भी आ सके. तो कुछ चीज़ें शायद आपको शुरू में समझ ना आए, लेटर स्टेज में समझ आए, लेकिन वो पेपर में इसी सीक्वेंस में लिखनी है, तो मैंने आपको इसी सीक्वेंस में बताई है. सबसे पहले मैं आपको थीसिस बता रहा हूँ हेगल की फ़िलासफ़ी का, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट शायद आपको इसकी समझ ना आए, क्योंकि हमने अभी बाद वाली चीज़ें जो डिस्कस करेंगे तो आपको ये वाली हेडिंग की समझ आएगी. तो इसलिए भी इसको गो थ्रू करते हैं, ये चीज़ें आगे डिस्कस होंगी. Hegel was the single most famous philosopher in the Germany during the first half of 19th century. His central idea was that all phenomena, from consciousness to political institutions, are aspects of a single spirit, by which he means mind or idea or collective consciousness, that over the course of time is reintegrating these aspects into itself. This process of reintegration is what Hegel calls the dialectic, and it is one that we, who are all aspects of spirit, understands as history. ठीक है. Hegel is therefore a monist. Unity में believe करता है, for he believes that all things are aspects of a single thing, and an idealist, for he believes that reality is ultimately something that is not material. In this case, it is spiritual. Hegel's idea radically altered the philosophical landscape, and to fully grasp his implications, we need to take a look background of his thought. But ये मैंने background आपको पहले बता दिया, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा. Oh no, थोड़ा आएगा. Yeah, background दोबारा आएगा, historical context. So, not this. Anyways. Hegel was putting the finishing touches to his book as Napoleon engaged Prussian troops on October 14, 1806 in the Battle of Jena on the plateau outside the city. On the day before the battle, Napoleon entered the city of Jena. Later the same day, Hegel wrote a letter to his friend, the theologian, और वो लेटर की वर्ड्स मैंने आपको लिख के बताए हैं. I saw the emperor, this world's soul, riding out of the city on reconnaissance. It is indeed a wonderful sensation to see such an individual who, concentrated here at a single point, astride a horse, reaches out over the world and masters it. This extraordinary man whom it is impossible not to admire. अभी हम आगे देखेंगे कि हेगल क्यों अप्रिशिएट करता है कुछ ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री को, बिकॉज ही बिलीव्स कि वो ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री इंक्लूडिंग नेपोलियन, they are part of a larger cosmic plan to evolve humankind from lesser freedom to more freedom. तो ये हम देखेंगे. In the preface of Phenomenology of Spirit, Hegel indicates his interest in working out a scientific theory of cognition. So सबसे पहले जो हेगल की फिलॉसफी है वो कॉन्शियसनेस से रिलेट करती है. सारी चीज़ें उसकी इंटरकनेक्टेड हैं, तो अब आपने बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी है. सबसे पहले वो कॉन्शियसनेस पे बात करता है, इंसान की माइंड पे, इंसान की कॉग्निशन पे, इंसान के सोचने के तरीके के ऊपर वो बात करता है. तो he argues in favor of phenomenological science of the experience of consciousness, which he describes as a process occurring within consciousness. In the account of consciousness in first chapter, Hegel provides the initial installment of a series of interconnected arguments leading what he calls absolute knowledge. With Kant's critical philosophy in mind, he analyzes the cognitive process on three successive levels. वो कहता है कि कांट का
इमैनुअल कांट का जो फ्रेमवर्क था उसको यूज़ करते हुए वो एक्सप्लेन करता है कि इंसान नॉलेज कैसे हासिल करता है, किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचता है। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपको वक्त मिले तो देखें कि फ़िलासफ़ी जो है जनरली, क्योंकि हम ज़्यादा पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से डील करते हैं तो हमने इसको डिस्कस नहीं किया, बट जनरली जो प्योर फ़िलासफ़ी है उसके अंदर फिलोसोफर्स तारीख में बड़ी डेप्थ में जाकर इस चीज़ पे सोचते थे कि व्हाट इट मीन्स समथिंग टू बी रियल, कोई चीज़ हकीकत में है, रियल है, इसका क्या सबूत है, ठीक है। और इस पे डिस्कस करते हैं कि जो हम नॉलेज है हमारा, दैट वी नो समथिंग, व्हेन आई से दैट आई नो दिस, दैट दिस इज अ पेन, हाउ कैन आई से दैट आई नो दिस अ पेन, व्हाट गोज, हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, उसकी नेचर क्या है। तो उसमें दो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक रैशनलिस्ट थे और दूसरे एम्पिरिसिस्ट थे। और ब्रॉडली इन दो कैटेगरीज में डिवाइड रहे फिर हिस्टोरिकली फिलोसफर्स। तो बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है जनरली फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में। तो हेगल भी इसी कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज एक्विजिशन से मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो हम किताबी चीज़ें पढ़ते हैं, एजुकेशनल चीज़ें पढ़ते हैं, वो वाला नॉलेज, जनरली कोई भी चीज़ जो हम इंसान समझता है, देखता है, एक्वायर करता है, वो कैसे करता है। उसमें हेगल कहता है कि 3 सक्सेसिव प्रोसेसेस होते हैं कॉग्निशन के, कॉन्शियसनेस के। पहले को वो कहता है सेंस सर्टेनिटी। वो सेंस सर्टेनिटी बेसिकली ये होती है कि जो एक्सपीरियंस से आती है, जो हमें अपने सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, यानी हमारी सेंसेस कौन सी हैं, 5 सेंसेस जो हमारी, देखना, सुनना, सूंघना, इनके ज़रिए जो इमीडिएटली हम देखते कोई भी चीज़ के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, कॉन्शियसनेस का वो पहला मरहला होता है, कॉग्निशन का, हमारे माइंड के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसकी वो पहली स्टेज है। यानी इस पेन को मैंने इमीडिएटली देखा और मुझे जो इसको देखने से मेरे माइंड ने इसको इंटरप्रेट किया ना, मेरे सेंसेस ने इसको देखने से, इसको एक्सपीरियंस करने से, उसको वो कहता है सेंस सर्टेनिटी, ठीक है। वो कहता है सेंस सर्टेनिटी की प्रायोरी नॉलेज, यानी हमारे माइंड में ऑलरेडी जो चीज़ें इनबिल्ट हैं, यानी मेरी सेंसेस इनबिल्ट हैं, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा सूंघना, ये इनबिल्ट जो है, उस सिस्टम को यूज़ करते हुए जो पहला एक्सपीरियंस होता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, उसको वो कहता है सेंस सर्टेनिटी। मगर कहता है कि सेंस सर्टेनिटी जो है, एक्सपीरियंस इटसेल्फ किसी भी चीज़ के मुतल्लिक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। फॉर इंस्टेंस कि मैं लेट से किसी गारों से निकला हूँ, लेट आप अस्यूम करें कि मैं गारों से आया हूँ और मैंने कभी ज़िंदगी में पेन नहीं देखा, तो मैं पेन देखता हूँ तो मेरी सबसे पहले मुझे जो माइंड उसको देख के उसको जो समझेगा, वो सेंस सर्टेनिटी है। अब मुझे नज़र तो आ गई है वो चीज़ कि वो दिखती ऐसी है, इसका रंग काला है, इसकी आगे टिप बनी हुई है, इसके बीच में एक सिल्वर बॉल लगा हुआ है, ये मुझे नज़र आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, मुझे ये नहीं पता चलेगा। मुझे सिर्फ ये पता चलेगा कि ये एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। सो वो यही कहता है कि सेंस सर्टेनिटी हमारे दिमाग में सबसे पहले बताती है दैट एन ऑब्जेक्ट इज, बट नॉट व्हाट इट इज। उसको डिटर्मिन करने के लिए कि व्हाट इट इज, हमारा माइंड जो है वो सेकंड लेवल पे मूव करता है, वो है परसेप्शन का लेवल। परसेप्शन क्या है, हम हमारा माइंड फिर उस ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी क्वालिटीज के हिसाब से डिस्टिंग्विश करना शुरू करता है कि जो दुनिया के जितना मेरे पास नॉलेज है दुनिया की चीज़ों के बारे में, उसके बीच में इस चीज़ की क्या क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको देखता हूँ फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये क्या है, ये दिखता इस तरीके से है, ये लिखने के काम आता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कलम एग्जिस्ट करते हैं जो लिखने के काम आते हैं और काले रंग से ये लिखेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मेरी परसेप्शन होगी। वो कहता है लेकिन परसेप्शन भी सिर्फ एक्सपीरियंस की बेसिस पे हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। अगर आपको कभी एक उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो आपको उसका मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती किसी भी चीज़ की। वो कहता है कि तीसरी स्टेज में किसी भी चीज़ की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए फिर दिमाग हमारा, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी थॉट है, वो फोर्स और अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव करती है। ये वो आइडिया है जो वो आइजैक न्यूटन का जो आइडिया है, कंसेप्शन है अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उससे रिलेट करता है कि हर चीज़ के पीछे यूनिवर्सल लॉज हैं और यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ की, जो कि उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिफाइन करता है। अगर ये एक पेंसिल है तो पेंसिल के अंदर लेड है, लेड जो है वो एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक मटेरियल है। जो मटेरियल्स क्या होते हैं, इस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो साइंटिफिकली और यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल होंगी। तो हर ऑब्जेक्ट की वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, साइंटिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो, तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू हेगल हम एक ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसी भी नॉलेज को, किसी भी चीज़ के ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमें उसको एक्सपीरियंस करके, सेंसेस से उसको परसीव करके, उसकी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ को देख के और उसकी साइंटिफिक
जितनी क्वालिटीज़ हैं जो उसकी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करते हैं, जो इनर लॉज एक्सप्लेन करते हैं, जब हम ये किसी भी चीज़ के मुतालिक, किसी ऑब्जेक्ट के मुतालिक, किसी सब्जेक्ट के मुतालिक, किसी नॉलेज के मुतालिक जब हम एक्वायर करते हैं तो हमें मुकम्मल किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है, और हमारी कॉन्शियसनेस हर चीज़ के मुतालिक यही कोशिश करती है कि वो इस ही प्रोसेस से गुजरे। तो ये बेसिकली हेगल की फ़िलासफ़ी ऑफ नॉलेज, कि किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें इंडिविजुअल लेवल पे इस तरीके से होती है। अब ये इतनी लंबी बकवास मैंने आपके सामने की एक ऐसी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ से, वो इसलिए क्योंकि वो हेगल इसको पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे भी अप्लाई करेगा। अच्छा, अब इसमें आगे बात आती है हेगल की क्रिटिक ऑफ कांट। ठीक है, अब मैं अभी आपने जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वो आपने कॉन्शियसनेस की जहन में रखनी है, और अब हम आगे चलते हैं, उसको जहन में रखते हुए एक अगले नुक्ते के साथ जोड़ेंगे। Few philosophers would deny that human beings are to great extent historical, that we inherit things from the past, change them, and then pass them on to the future generations. Language, for example, is something that we learn and change as we use it, and the same is true for science. Scientists start with a body of theory and then go on either to confirm or disconfirm them. ठीक है, fairly simple. The same is also true of social institutions, such as family, the state, bank, churches, and so on, most of which are modified forms of earlier practices and institutions. हम वक्त के साथ तारीख as things move forward, हम चीज़ें मादी की चीज़ों को बदलते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं. Human beings, therefore, never begin their existence from scratch, but always with some kind of context, a context that changes sometimes radically within a single generation. ठीक है. Some things, however, do not immediately appear to be historical or subject to change. ये जो external चीज़ें हैं, social institutions, laws, science, language, ये चीज़ों पे तो हमें समझ आती है कि ये सारी historical evolution के नतीजे में निकली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं लगता कि वो historical है, जैसे कि consciousness. ये लोग इस तरह नहीं सोचते. कांट भी ने भी बाकी चीज़ों को तो हिस्टोरिकली डील किया, लेकिन कॉन्शियसनेस को, इंसान के माइंड की प्रॉपर्टीज़ को और उसको की इवोल्यूशन को उसने हिस्टोरिकल नहीं कंसिडर किया, लेकिन हेगल करता है. ठीक है, we know for certain that we are conscious of will change, but what it means to be conscious, what kind of a thing it is to be awake, to be aware, to be capable of thinking and making decision, is something that we tend to believe has always been the same for everyone. Likewise, it seems plausible to claim that the structures of thought are not historical, that the kind of activity that thinking is and what mental faculties it relies on, memory, perception, understanding, has always been the same for everyone throughout history. हम यही सोचते हैं generally. कांट ने भी यही सोचा था. This is certainly what Hegel's great idealist predecessor Immanuel Kant believed, but for Hegel, consciousness is dialectical, meaning that they are always subject to change. Where Kant believes in an unchanging framework of experience, Hegel believes that the framework of experience itself is subject to change as much indeed as the world that we experience is. Consciousness, therefore, and not merely what we are conscious of, is part of an evolving process. This process is dialectical, a concept that has a very specific meaning to Hegel's philosophical thought. कि हमारी consciousness जो है, कि जब एक नया बच्चा पैदा होता है दुनिया के अंदर, तो वो भी एक स्क्रैच से पैदा नहीं होता. उसकी मेमोरी, परसेप्शन, वो चीज़ें भी हिस्टोरिकल एक बैगेज लेके पैदा होती हैं. अब वो कहता है कि ये जो थॉट प्रोसेस है, या ये जो अंडरस्टैंडिंग है, या वो जिस माहौल में वो बच्चा पलता बढ़ता है, वो एक डायलेक्टिक प्रोसेस का नतीजा है. अब जो डायलेक्टिक है वो एक बड़ी पेक्यूलियर टर्मिनोलॉजी है हेगल की फिलॉसफी में. उसकी हेगेलियन डायलेक्टिक का एक ट्रायडिक स्ट्रक्चर होता है, वो हम देखते हैं क्या है. बेसिकली हर चीज़ में हेगल डायलेक्टिक लगाता है. किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन की इवोल्यूशन में, इंसान के सोचने के तरीके में, तारीख के इर्तिका में, हर चीज़ में हेगल डायलेक्टिक को एप्लीकेट करता है. डायलेक्टिक होता क्या है, हम इसको पहले एब्स्ट्रैक्ट तरीके से देखें. सबसे पहले होता है एक थीसिस, कोई भी आइडिया कह लें इसे. कोई एक आइडिया, वो थीसिस है. उसके बिल्कुल मुतजाद, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आइडिया होगा, उसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया होगा एंटीथेसिस. इन दोनों का आपस में क्लैश होगा, दोनों के दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों आइडियाज क्लैश करेंगे, और इनके नतीजे में दोनों का एक इम्तजाज मिलके आपका सिंथेसिस बनेगा, जिसमें दोनों के अच्छे एलिमेंट्स होंगे. यानी कि हेगल ये कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई नया सिस्टम किसी पुराने सिस्टम को मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर दे. वो इट ऑलवेज रिटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द प्रीवियस सिस्टम, क्योंकि हर नया सिस्टम पिछले दो कंपीटिंग सिस्टम्स का सिंथेसिस होता है. थीसिस इज अ थॉट एंड आइडिया
which is affirmed on reflection proves itself unsatisfactory। यानी हमारे पास एक थीसिस होता है, कोई भी आइडिया, कोई भी सिस्टम, कोई भी निज़ाम, कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन, हमारे सोचने का तरीका जो हमें हर चीज़ को आंसर नहीं कर रहा होता, वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, इनसफिशिएंट होता है। तो उसके मुकाबले में फिर उसके मुतजाद एक बिल्कुल नया आइडिया आता है, लेकिन वो इटसेल्फ भी मुकम्मल तौर पर चीज़ को या ट्रुथ को वाजे नहीं कर रहा होता, और फिर उनका क्लैश होता है, सिंथेसिस होता है। अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो सिंथेसिस भी नया थीसिस बन जाता है, वो भी इनसफिशिएंट होता है, और ये डायलेक्टिकल प्रोसेस कंटिन्यू करता है। इसकी एक मिसाल देते हैं। तारीख को अगर हम मैक्रो लेवल पे डिवाइड करें तो तारीख में शुरू में बहुत ज़्यादा टिरनी थी, बहुत ज़्यादा जुल्म था, जबर था, तो वो एक थीसिस था। उसके मुकाबले में एंटीथेसिस आया कि फ्रीडम होनी चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम हो। इन दोनों का आपस में टकराव हुआ, क्लैश हुआ, तो हमारे सामने लॉ आया कि आपको कुछ फ्रीडम भी होगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों की आपको फ्रीडम नहीं भी होगी। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है लॉ का, जब हमने डिस्कस किया कि फ्रीडम टू डू द राइट थिंग्स बट फ्रीडम नॉट टू डू द रॉन्ग थिंग्स। तो इन दोनों को मिला के इन दोनों का इम्तजाज जो है वो फिर लॉ की शक्ल में मिलता है, ठीक है। Hegel's dialectic shows that how opposites find resolution. A state of tyranny, for example, generates a need for freedom. But once freedom has been achieved, there can only be anarchy. अगर absolute freedom हो जाएगी, हर कोई जो मर्जी कर सकता है, तो फिर anarchy होगी until an element of tyranny is combined with freedom, creating law. ठीक है। अब इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी हेगल ने इसको अप्लाई किया। वो कैसे? सबसे पहले किंग लुइस द 16th जो था, जो फ्रेंच रूलर था, ही वाज वेरी ऑटोक्रेटिक, वेरी डिस्पोटिक, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही वो एक मुहावरतन एसोसिएटेड है कि जब कहा गया कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है तो कहा कि वो ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। तो यानी कि बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर और नाइंसाफ़ी जो थी लोगों के ऊपर थी, एब्सोल्यूट टिरनी थी। एब्सोल्यूट टिरनी वाज द थीसिस, ठीक है। इसके मुकाबले में फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है हमारे सामने। फ्रेंच रेवोल्यूशन में रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लीड, और वो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने लीड किया फॉर द कॉज ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, और उन्होंने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। और मोनार्की तो अबॉलिश हो गई, लेकिन उसके नतीजे में एनार्की फैल गई और रेन ऑफ टेरर, ये आप इसको गूगल जरूर कीजिएगा, इंस्यू किया, वेयर पीपल्स प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर डिस्ट्रॉयड, पीपल वर मर्डर्ड, उनको पब्लिकली जो है वो मारा जाता था। दिस वाज द डिवाइस दैट वाज यूज्ड टू किल पीपल, और कंप्लीट लॉलेसनेस हो गई। किंग लुइस के टाइम पे एब्सोल्यूट लॉ, ब्रूटल लॉ था, बहुत टेरनी थी, बहुत ऑपरेशन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एब्सोल्यूट फ्रीडम थी, टोटल एनार्की। दोनों में मसले थे, यानी कुछ एलिमेंट्स टेरनी के अच्छे थे कि वो ऑर्डर रखते थे, इस टाइम पे ऑर्डर था, ये इसकी अच्छी चीज़ थी। इस टाइम पे फ्रीडम थी, ये इसकी अच्छी चीज़ थी। लेकिन इस टाइम पे लोगों को फ्रीडम नहीं थी और इधर ऑर्डर नहीं था। तो इन दोनों को कंबाइन, इनका क्लैश होता है। यानी कि किंग लुइस के मुकाबले में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, उसने भी लोगों के मसले हल नहीं किए, तो इवेंचुअली फिर नेपोलियन की शक्ल में एक बंदा आता है जो ऑर्डर को और फ्रीडम दोनों को सिंथेसाइज करके रिस्टोर करता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है फ्रांस में इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब हेगल की फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं मतलब पिक एंड चूज कर रहा हूँ चीज़ों को टू एक्सप्लेन डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, और हेगल ने भी डिस्टॉर्ट की थी हिस्ट्री अपने नैरेटिव को समझाने के लिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आता है जिसके अंदर लॉ भी है, ऑर्डर भी है, और फ्रीडम और राइट्स भी हैं। तो ये हेगेलियन डायलेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये हेगेलियन डायलेक्ट आपने ज़हन में रखना है, ये ख़त्म नहीं हो जाता। ये थीसिस सिंथेसिस, एंटीथेसिस सिंथेसिस, वो सिंथेसिस नया थीसिस बन जाता है, और वो ये चीज़ चलती रहती है। अब इसको इधर छोड़ते हैं, अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इसके बाद मूव करेंगे, बट विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि अभी तक की आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आई। ऑल ऑफ द आइडियाज दैट वी हैव डिस्कस्ड, दे आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड गोइंग टू कनेक्ट विद द लार्जर फिलॉसफी ऑफ हेगल। We're going to continue where we left off. So अब हम बात करेंगे philosophy of the spirit की। Spirit देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, एक बड़ा सूफियाना तसव्वुफ का इम्पैक्ट था हेगल के बचपन पे उसके ऊपर, और एक इंटेलेक्चुअलाइजिंग लगती है उसकी फिलॉसफी, उस मिस्टिसिज्म की। तो वो स्पिरिट का लफ्ज तो यूज करता है, उसको बड़ा मिस्टिकली यूज भी करता है।